साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। साथियों, आज की शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में हम पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम यानी सीखना। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आज हम जानेंगे। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की ये कक्षा। साथियों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी अधिगम पर यानी सीखने पर जिनका प्रभाव पड़ता है। यानी व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, आप सब जानते हैं। अधिगम क्या है? व्यवहार परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है, या सीखने को अधिगम कहते हैं। तो इस आधार पर जो तत्व व्यवहार को प्रभावित करते हैं वे तत्व ही सीखने को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं। लेकिन व्यक्ति या बालक का जो व्यवहार होता है वो तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, लेकिन अधिगम दिखाई नहीं देता। यानी जो व्यवहार होता है वो तो क्या है, वो तो दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो बालक का व्यवहार है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब बालक को किसी परिस्थिति में रखा जाता है तो मुख्यतः जो सीखने की प्रक्रिया में कई तत्व या कारक ऐसे होते हैं जो सीखने की या अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये कारक जो होते हैं स्वयं शिक्षक, विद्यार्थी, वातावरण, पाठ्यवस्तु या व्यवस्था, मानव संसाधन आदि से संबंधित होते हैं। तो इस आधार पर ये कारक मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको हम मुख्य रूप से 6 भागों में बांटते हैं। तो देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, नंबर 1 हम बात करेंगे कि विद्यार्थी से संबंधित कारक। यानी कि ऐसे कारक जो किससे संबंधित हैं? विद्यार्थी से संबंधित होते हैं। तो एक कारक तो ऐसे जो विद्यार्थी से संबंधित होते हैं। दूसरे कारक जो शिक्षक से संबंधित, किससे संबंधित होते हैं? शिक्षक से संबंधित होते हैं। तीसरे प्रकार के जो कारक होते हैं, तीसरे प्रकार कारक होते हैं वातावरण से संबंधित। किससे संबंधित होते हैं? वातावरण से संबंधित कारक। और चौथी प्रकार के कारक होते हैं पाठ्यवस्तु से संबंधित कारक। पाठ्यवस्तु से संबंधित कारक। पांचवे होते हैं अधिगम जो व्यवस्था है उससे संबंधित, यानी अधिगम व्यवस्था से संबंधित। और छठे जो होते हैं वो होते हैं मानव व भौतिक संसाधन से संबंधित। मानव व भौतिक संसाधन से संबंधित। तो साथियों, ये 6 प्रकार के कारक अपन को पढ़ने हैं जो किसको प्रभावित करते हैं? जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो साथियों, अब हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि जो विद्यार्थी से संबंधित कारक हैं। कौन से कारक? नंबर 1 जो विद्यार्थी से संबंधित कारक हैं, यानी ऐसे कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं और जो विद्यार्थी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? विद्यार्थी से संबंधित कारक हैं। तो साथियों देखिए, विद्यार्थी से संबंधित जो कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो साथियों, जैसे एक तो होता है शारीरिक स्वास्थ्य। क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य। अब जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो भी क्या करता है? अधिगम को प्रभावित करता है। यानी विद्यार्थी का जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो किसको प्रभावित करता है? वो अधिगम को प्रभावित करता है। यानी कि यदि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो फिर वो अधिगम भी अच्छी तरह से करेगा। एक होता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य। अब मानसिक स्वास्थ्य यानी किसी भी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, वो भी अच्छा होना आवश्यक होता है। यदि बालक मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो किसी भी कार्य को आसानी से सीख लेता है। ऐसे ही सीखने की जो इच्छा होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि सीखने की इच्छा, अगर विद्यार्थी की इच्छा है सीखने की तो वो जल्दी सीख जाता है।
अगर विद्यार्थी की इच्छा नहीं है तो फिर वो विद्यार्थी जल्दी से नहीं सीख पाता है। एक होता है सीखने का समय, सीखने का समय। देखिए सीखने का समय यानी यदि कोई बालक कोई क्रिया ज़्यादा देर तक उसको सिखाई जाती है तो वह थकान महसूस करने लगता है, और इस स्थिति में बालक में क्रिया को सीखने के प्रति उदासीनता आ जाती है। तो बालक को कोई भी क्रिया सिखाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक को लगातार ज़्यादा समय तक कोई भी कार्य नहीं कराया जाए। इसके बीच में थोड़ा क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। एक होता है बहुत महत्वपूर्ण, पांचवा, अभिप्रेरणा का स्तर। अभिप्रेरणा का स्तर ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। तो देखिए अधिगम अभिप्रेरणा का स्तर यानी कि प्रत्येक बालक को जो सीखने की प्रक्रिया के लिए अधिक से अधिक क्या होनी चाहिए, प्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए अपन को, जिससे बालक कार्य के प्रति प्रेरित किया जा सकता है। और अगर अभिप्रेरणा की अनुपस्थिति हम किसी को सिखाते हैं तो फिर उसको सीखने में थोड़ी समस्याएं आने लगती हैं। साथियों इसके अलावा यदि और बात हम करें कि और कौन कौन से कारक हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई सीखने में तत्परता, यानी कि जो विद्यार्थी की तत्परता है वो भी प्रभावित करती है। अगर विद्यार्थी तत्पर है किसी कार्य को सीखने के लिए तो जल्दी सीख जाता है। और एक होता है बुद्धि का स्तर यानी IQ लेवल, बुद्धि का स्तर। अगर बालक का IQ लेवल अच्छा है, बुद्धि का स्तर अच्छा है, तो फिर वो क्या है, वो जल्दी से सीख जाता है। ऐसे ही बालक की रुचि, रुचि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए किसी कार्य को सीखने में रुचि का महत्व तो योगदान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे कारक हैं, विद्यार्थी से संबंधित कारक हैं जो कि किसको प्रभावित करते हैं, सीखने को या अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो साथियों विद्यार्थी से संबंधित ये कारक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा, सीखने का समय, अभिप्रेरणा का स्तर, तत्परता, बुद्धि का स्तर और रुचि। ये सारे के सारे विद्यार्थी से संबंधित ऐसे कारक हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। साथियों अब हम पढ़ेंगे शिक्षक से संबंधित कारक जो कि अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। साथियों शिक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण कारक जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं, नंबर 1 ये होता है शिक्षक का व्यवहार, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक का व्यवहार, अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा है तो जो विद्यार्थी हैं वो बहुत जल्दी उसकी बात का अनुकरण करते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं। एक होता है मनोविज्ञान का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान। अगर शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान है, मनोविज्ञान का ज्ञान किस काम आता है कि मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण जो शिक्षक है वो विद्यार्थी की मन की बात को समझ सकता है और फिर उसको उसी के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उसको सिखा सकता है। तो अगर शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है तो ये भी एक शिक्षक से संबंधित कारक हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है कि शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, यानी कि शिक्षक का विद्यार्थी से संबंध। देखिए अगर शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध अच्छा है, सौहार्दपूर्ण संबंध है, तो विद्यार्थी शिक्षक की हर बात को जल्दी ही सीख लेता है। और चौथा कारक है विषय वस्तु की उपयोगिता, विषय वस्तु की उपयोगिता, यानी कि जो अध्यापक विषय वस्तु तैयार करता है यानी कि वो भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो विषय वस्तु की जो उपयोगिता होती है वो विद्यार्थी के मन पर क्या डालती है, प्रभाव डालती है। साथियों पांचवा कारक है शिक्षण विधियां। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षण विधियां होती हैं, अगर अध्यापक अच्छी शिक्षण विधियों को काम में लेता है तो विद्यार्थी जो अधिगम है वो बहुत प्रभावित होता है, वो जल्दी सीखता है। ऐसे ही जो शिक्षक का व्यक्तित्व है, यानी शिक्षक की पर्सनैलिटी, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है वो विद्यार्थियों को प्रभावित करता है। अगर शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा है तो बच्चा उससे प्रभावित होता है और उससे उसका अधिगम भी प्रभावित होता है। एक होता है समय सारणी,
समय सारणी। देखो आपने कुछ शिक्षक ऐसे भी देखे होंगे जो समय सारणी के अनुसार अपना कार्य करते हैं, अध्यापन कराते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि समय सारणी का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम समय सारणी का अच्छी तरह उपयोग करेंगे, हम समय सारणी बनाकर पढ़ाएंगे, तो फिर उससे जो अधिगम है विद्यार्थी वो जल्दी सीखता है, तो कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करता है। एक होता है साथियों बालक केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए पहले जो शिक्षा थी वो कैसी थी, वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा हुआ करती थी। यानी शिक्षक जो कहता था वो अपनी रुचि के अनुसार अपने अनुसार पढ़ाता था। लेकिन अब जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। यानी बालक को केंद्र मान करके हर चीज़ पढ़ाई जाती है, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा है जहाँ बालक की रुचि का ध्यान रखा जाता है और बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा भी जो अगर अध्यापक देता है तो फिर वो अधिगम को प्रभावित करता है। ऐसे ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और अभ्यास कार्य दोहराना एक अभ्यास कार्य भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करता है। अगर हम किसी प्रकरण को पढ़ाने के बाद अभ्यास कराएं उसका, तो फिर उससे जो विद्यार्थी है वो अधिगम को और प्रभावी बना लेता है, वो प्रभावित होता है। तो साथियों ये ऐसे कारक हैं जो कि शिक्षक से संबंधित कारक हैं और जिनके कारण क्या होता है, अधिगम प्रभावित होता है। साथियों अब बात करते हैं हम कि वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। यानी ऐसे कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं और जो वातावरण से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? वातावरण से संबंधित। अब वातावरण से संबंधित कारकों में सबसे पहले आता है विद्यालय की स्थिति। विद्यालय की स्थिति अर्थात बहुत से विद्यालय ऐसी जगह पर हैं जहां वाहनों का शोर ज़्यादा मात्रा में होता है, या कुछ विद्यालय ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर निरंतर दुर्गंध आती रहती है। तो ऐसी स्थितियों में जो बालक होता है उसका ध्यान उन कार्यों को सीखने का जो कार्य वो भंग होता है। तो अतः विद्यालय का जो निर्माण है वो एक अच्छी स्थिति अच्छे स्थान पर होना चाहिए। इसके अलावा कक्षा का जो पर्यावरण है, कक्षा का वातावरण, यानी कि कक्षा का वातावरण कैसा है। किसी विद्यालय में जो कक्षा होती है उसका अनुशासन इतना अधिक होता है कि वहाँ जो कार्यों या अध्ययन के जो अतिरिक्त अन्य कोई बातें नहीं की जाती। तो कहीं इतनी अधिक अनुशासनहीनता पाई जाती है कि वहाँ कार्यों के अलावा सभी बातों को स्थान दिया जाता है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ सही नहीं होती हैं। अर्थात कक्षा का वातावरण भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। नहीं तो कक्षा का वातावरण जो है वो भी अधिगम को क्या करता है, प्रभावित करता है। साथियों एक होता है अपना परिवार का वातावरण, या परिवार की स्थिति कह सकते हैं हम। परिवार का वातावरण, बालक जिस परिवार में रहता है उसका वातावरण कैसा है। अर्थात कक्षा का वातावरण ही बालक के लिए आवश्यक नहीं होता है, अपितु तो उसका जो परिवार है उसका वातावरण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच लड़ाई झगड़े रहते हैं तो वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं उनका सीधा प्रभाव उस पर पड़ता है। एक होता है विषय सामग्री की प्रकृति। विषय सामग्री की प्रकृति, तो देखिए विषय सामग्री की प्रकृति जो होती है वो भी क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। वो कैसे करते हैं, बालकों को कोई भी कार्य सिखाने के लिए ऐसी विषय सामग्री प्रयुक्त करनी चाहिए जो कि वातावरण में सुगमता से प्राप्त हो जाए। ऐसी विषय सामग्री के साथ विद्यार्थियों को तालमेल या उसे समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो विषय सामग्री की जो प्रकृति है वो भी क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। और ऐसा कारक यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं।
मनोवैज्ञानिक जो वातावरण है वो भी अच्छा होना चाहिए। देखिए, मनोवैज्ञानिक वातावरण यानी कि जो मनोवैज्ञानिक कारकों में विद्यार्थियों के आपसी जो सहयोग करने की प्रवृत्ति आदि आती है, जिससे कक्षा का वातावरण भी क्या है, सही बना रहता है। और ऐसे वातावरण में विद्यार्थी जो होते हैं वो किसी भी कार्य को आसानी से सीख लेता है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले ये भी कारक होते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण और होता है सामाजिक वातावरण। क्या होता है? सामाजिक वातावरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है अधिगम को प्रभावित करने में। सामाजिक वातावरण, देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और विद्यार्थी भी सामाजिक प्राणी है ही। तो विद्यार्थियों को सभी समाज के रीति रिवाजों, मान्यताओं, मूल्यों आदि को समान रूप से समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे आपसी मतभेद को भूलकर आपसी सहयोग से ज्ञान प्राप्त कर कुछ सीख सके। तो साथियों, ये होते हैं वातावरण से संबंधित कारक जो कि अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, यानी कि ऐसे कारक जो किससे संबंधित हैं, पाठ्य वस्तु से संबंधित हैं और अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी सीखने को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कारकों के बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, एक तो पाठ्य वस्तु की जो प्रकृति है, यानी कि जो पाठ्य वस्तु है उस पाठ्य वस्तु की प्रकृति ये भी अधिगम को प्रभावित करती है। यानी पाठ्य वस्तु की जो प्रकृति वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और समझने योग्य होनी चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थी क्या हैं, आसानी से उसे समझकर उसका उपयोग कर सकें। और जैसी प्रकृति होगी सभी विषय के लिए अलग अलग होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक विषय को सरलता से समझा जा सके। दूसरा कारक है कि पाठ्यवस्तु का विश्लेषण और संश्लेषण, यानी कि पाठ्यवस्तु का विश्लेषण और संश्लेषण ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, पाठ्यवस्तु जो है उसका संश्लेषण और विश्लेषण, तो पाठ्यवस्तु का विश्लेषण और संश्लेषण करने से तात्पर्य होता है कि पाठ्यवस्तु को प्रत्ययों, सिद्धांतों, तथ्यों, भाषा, सामान्यीकरण आदि में बांटने से, इनमें बांटकर विद्यार्थी जो होता है वो शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, उसमें उन्नति कर सकता है, उसमें वो आगे बढ़ सकता है। एक होता है पाठ्यवस्तु का प्रारूप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है। यानी जो पाठ्यवस्तु है उस पाठ्यवस्तु का प्रारूप, पाठ्यवस्तु का प्रारूप, यानी कि पाठ्यवस्तु का प्रारूप सरलता से जटिलता की ओर होना चाहिए। पाठ्यवस्तु का जो प्रारूप हो कैसा होना चाहिए, वो सरलता से जटिलता की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों को जो पाठ्यवस्तु है ना उसको समझने में सरलता महसूस होती है, क्योंकि पहले विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु संबंधित सरल बातों का ज्ञान कराया जाता है, बाद में जटिल। तो इस तरह से पढ़ने में विद्यार्थियों में पाठ्यवस्तु के प्रति रुचि भी उत्पन्न होने लगती है। तो पाठ्यवस्तु का जो प्रारूप होता है वो अधिगम को क्या करता है, वो अधिगम को प्रभावित करता है। इसके अलावा उद्देश्यों का ज्ञान, उद्देश्यों का ज्ञान, देखिए, शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में और किसी भी कार्य को सीखने से पहले अध्यापक को उद्देश्यों को निर्धारित कर लेना चाहिए कि भाई इससे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन होता है और यह भी पता चलता है कि किसी विद्यार्थी ने कितनी वे कहाँ तक प्रगति की है और कहाँ पर उसने गलती की है। तो ये उद्देश्यों का ज्ञान, पाठ्य वस्तु के जो उद्देश्य हैं उनसे संबंधित ज्ञान जो होता है वो भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। साथ में ही जो सीखने की विधियां हैं, जो सीखने की विधियां वो तो महत्वपूर्ण है ही, ठीक है। यानी कि विद्यार्थियों की कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदान करने के लिए अध्यापक को विशेष सामग्री से संबंधित तो सीखने की जो विधियां होती हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। ये विधि जैसे मान लो खेल विधि है, क्रिया विधि है, करके सीखना विधि है, व्याख्यान विधि है, ये सारी विधियां, इन सब का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए और किस समय कौन सी विधि काम में लेनी इसका ज्ञान भी उसको होना
चाहिए। साथ ही एक होता है प्रस्तुतिकरण, कि अध्यापक जो पाठ्य वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, यानी कि उदाहरणों के द्वारा अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से जो अधिगम होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे अपने दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये भी महत्वपूर्ण कारक है जो कि अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे अध्यापक को किसी पाठ की विद्यार्थियों को समझाने के लिए उस पाठ से संबंधित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से क्या होता है, जो पाठ को समझने में सहायता मिलती है। और दृश्य श्रव्य सामग्री वह सामग्री है जिसको देखा हुआ सुना जा सके। ठीक है, तो इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या होता है, स्थायी हो जाता है। साथ में और एक महत्वपूर्ण एक होती है पाठ्य वस्तु जो है उसकी जो भाषा शैली है, यानी जो पाठ्य वस्तु तैयार की गई है उसकी जो भाषा शैली है वो अध्यापक की पाठ प्रस्तुत करने और सीखने की प्रक्रिया में सरल और स्पष्ट भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। कहीं कहीं पर अधिक लंबे समय व कठिन शब्द होते हैं, तो इन वाक्यों में शब्दों को अध्यापक को सरल और अपने शब्दों में विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कठिन से कठिन तथ्यों को भी आसानी से समझ सकें। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण कारक जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं हमने आपको बताए, आपको समझ आए होंगे। और आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।